हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका वेदांगा इंस्टीट्यूट फॉर सिविल सर्विसेज में। पिछले कई दिनों से आप न्यूज में सीरिया सिविल वॉर को देख रहे होंगे या पढ़ रहे होंगे कि लगातार सीरिया में युद्ध चल रहा है। कभी रूस हमला कर रहा है, कभी अमेरिकन जो है सपोर्टर्स वो हमला कर रहे हैं, कभी तुर्की हमला कर रहा है, कभी इजराइल हमला कर रहा है। आखिर एक देश के अंदर इतना बड़ा युद्ध किस तरीके से चल रहा है और अचानक से ये युद्ध क्यों भड़क गया। आज की इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि आखिर इस युद्ध का इतिहास क्या है और किस तरीके से सीरिया इसमें फंसा और कैसे सीरिया में इतना बड़ा युद्ध जो है वो धीरे धीरे करके शुरू हो गया। इसमें रूस, ईरान और अमेरिका के हितों की भी चर्चा करेंगे कि आखिर इन देशों के हित यहाँ क्या हैं और क्यों ये देश जो है यहाँ लड़ाई लड़ रहे हैं। सबसे पहले हम शुरुआत से बिल्कुल देखेंगे कि आखिर सीरिया के अंदर ये लड़ाई शुरुआत हुई कैसे थी। देखिए, सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि सीरिया है कहाँ। आप अगर विश्व मैप देखेंगे, ये वर्ल्ड मैप आपके सामने है, तो सीरिया बिल्कुल ये है, तुर्की है, यहाँ आपका जॉर्डन है, यहाँ इराक है, इसके बगल में बिल्कुल इजराइल है। इजराइल का बॉर्डर भी सीरिया के साथ आपका लगता है, उधर तुर्की का बॉर्डर लगता है, इधर इराक का बॉर्डर लगता है। तो ये बिल्कुल सीरिया की जो लोकेशन है बहुत ही छोटा सा देश है और इस देश की जितनी खूबसूरती अरब देशों में थी उसमें सबसे उच्चतम कहिए आप, सबसे खूबसूरत एक शहर हुआ करता था, एक देश हुआ करता था। इसका आर्किटेक्ट काफी सुंदर था, जितना सुंदर आर्किटेक्ट था उतनी ही सहजता यहाँ के लोगों में थी, यानी कि काफी लिबरल मुस्लिम पॉपुलेशन वाला ये देश था। इस देश की कुल आबादी की अगर बात करेंगे तो उसमें 80 से 90% सुन्नी मुस्लिम थे, बाकी सिया मुस्लिम्स थे, यानी कि एक सुन्नी बहुल देश था और सिया एक माइनॉरिटी के तौर पर जो है वो रहते थे। अब जो कहानी की जो शुरुआत होती है वो 1970 के आसपास से होती है कि 1970 में हफीज अल असद, ये हफीज अल असद जो है 1970 के आसपास, ठीक है, मंथ में कोई चेंज हो सकता है, ईयर लगभग 1970 के आसपास की। ये उन दिनों सीरियन आर्मी में एक कमांडिंग पोजीशन पर थे, यानी कि सीरियन आर्मी के एक उच्च अधिकारी थे, ठीक है। इस समय इन्होंने अपना सेना के अंदर एक गुट बनाया, यानी कि सीरियन आर्मी के अंदर एक गुट बनाया और मौका पाकर इन्होंने वहां तख्ता पलट कर दिया और खुद जो है वहां कमांडर इन चीफ या एक तरीके से कहिए तो शासक के तौर पर उभर के ये आए। सबसे पहली शुरुआत सीरियन वॉर की यहीं से होती है। हफीज अल असद और कोई नहीं है बल्कि वर्तमान में जो सीरियन राष्ट्रपति हैं बशर अल असद, उनके फादर थे, उनके पिताजी थे, ठीक है। इन्होंने यहां सरकार का शासन किया और ये थे सिया, यानी कि इनकी जो कम्युनिटी थी वो सिया मुस्लिम्स थी। देखिए कि एक सुन्नी बहुल देश में जहां आबादी ज्यादा सुन्नी समुदाय की ज्यादा हो और वहां सिया समुदाय का कोई व्यक्ति अगर वहां का राष्ट्र अध्यक्ष बन जाए, वहां का शासन का अध्यक्ष बन जाए तो विद्रोह के सुर फूटने लगते हैं, ठीक है। जैसे विवाद आप हमारे देश में देखते होंगे, ऐसे ही धार्मिक विवाद हर देश में होते तो उसी कड़ी में 1970 में ये शासक जो है बने थे। अब ये शासक बनने के बाद इनकी जो विचारधारा थी, इनकी जो आइडियोलॉजी थी, उसमें स्पष्ट था कि सुन्नी जो है वो बहुतायत में है, यानी कि ज्यादा है और ये विरोध करेंगे। तो विरोध करेंगे अगर इनसे जुड़े संगठन या इनके जुड़े जो पॉलिटिकल लोग हैं, अगर इनका विरोध करेंगे तो उनको सख्ती के साथ कुचलना है। विरोधियों को पूरी तरीके से तानाशाहीपूर्ण तरीके से, आप एक तरीके से कहिए तो तानाशाहीपूर्ण तरीके से पूरी सख्ती के साथ अपने विरोधियों को कुचलना, चाहे उन पर टैंक चलवाना पड़ जाए, चाहे उनको गोली मारनी पड़ जाए, कोई भी शक्ति हो, पूरी आजादी के साथ ही अपने विद्रोहियों को कुचलना इनकी एक आदत थी। इसलिए 2000 तक 30 साल तक लगभग इनके विरुद्ध कोई खड़ा नहीं हो सका, क्योंकि काफी पावरफुल थे, माइनॉरिटी थे, लेकिन इनका संगठन इतना मजबूत और इतना आर्मलेस हो चुका था, इतना हथियार के साथ जो है वो सेना इनकी हो गई थी कि कोई विद्रोही गुट इनके सामने टिक नहीं पाता था। इसलिए ये एक ताकतवर नेता के तौर पर वहां रहे। उसके बाद फिर जो कहानी शुरू होती है वो 2000 में होती है, जब 2000 में हफीज की जो है वो मृत्यु हो जाती है और इनके जो बेटे थे बशर अल असद, ये यूके लंदन के अंदर डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे थे, यानी कि मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे।
बशर अल असद सीरिया आते हैं और अपने पिता की जो है राजगद्दी उसको संभालते हैं। एक पढ़ा लिखा लड़का, बहुत ही कम उम्र का, जो कि लंदन जैसे, यूके जैसे देश में पढ़ा हुआ हो, डॉक्टरी की पढ़ाई की हो, एक उच्च शिक्षा जिसने ग्रहण की हो, तो पूरी सीरिया, चाहे वो शिया हो, चाहे सुन्नी हो, चाहे और भी जो कम्युनिटीज वहां छोटी छोटी रहती थी वो हो, सबको ये उम्मीद थी कि एक पढ़ा लिखा लड़का सीरिया की गद्दी पर आकर बैठ रहा है तो शायद सीरिया के अंदर कुछ सुधार होंगे। लेकिन ऐसा कोई मूलभूत सुधार हुआ नहीं। अपने पिता की जो विचारधारा थी, कहीं ना कहीं आप बात कीजिएगा, उसी विचारधारा को आगे बढ़ाया इन्होंने और लगातार जो है वो सीरिया में जो तानाशाही पूर्ण शासन था, उस तानाशाही पूर्ण शासन को आगे धीरे धीरे से बढ़ाते गए। ये 1970 से कहानी चली आ रही। 2000 में आके उनके पिता मरे, बशर अल असद के जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं वहां शिया समुदाय से हैं। और आगे चल के जब कहानी और आगे ट्विस्ट आती है, जब 2006 से, लगभग 2006 से अरब देश आप देखेंगे तो अरब देश में देखिए पूरा इस्लामिक कंट्रीज जो है ये आती हैं। हालांकि इसमें तुर्की पहले से ही एक डेमोक्रेटिक कंट्री के तौर पर अपने आप को एस्टेब्लिश कर लिया था, आपको इस चीज की पता होगा। लीबिया, इजिप्ट को ही इस मिस्र के नाम से जाना जाता है। मिस्र, ट्यूनीसिया, यानी कि जो इस्लामिक कंट्रीज थे, इन इस्लामिक कंट्रियों में भी ज्यादातर आपको पता होगा जितनी अरब कंट्रियां आज भी आप देखोगे, सऊदी अरबिया, यूएई, कुवैत, कतर, इनमें जो शासक इनके होते हैं वो राजा ही होते हैं एक तरीके से। यहां कोई इलेक्शन का फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन राजशाहियों में शासन बटा हुआ है कि जितने राजशाही परिवार हैं उनमें 5-10 साल वो रहेगा, 10 साल वो रहेगा, 10 साल वो, फिर सीक्वेंस बदलेगा। यानी कि सरकारें बदलती रहती हैं, एक ही परिवार के ऊपर सरकारें नहीं होती हैं। लेकिन 2006 से लेकर 2009-10 का जो दौर था, इस दौर में सीरिया के आसपास के सारे देश जो मुस्लिम कंट्रीज थे, लगभग इनमें एक विद्रोह होना शुरू हो गया। विद्रोह किसके विरुद्ध था? विद्रोह अपने अपने यहां तानाशाह के विरुद्ध था। गद्दाफी, लीबिया के अंदर एक तानाशाह, सारे जगह लगभग ये राजा ही थे जो परिवारवाद को फॉलो कर रहे थे और इनकी तानाशाही बढ़ती चली जा रही थी। इन देशों में लगातार तेजी से विद्रोह हो रहा था और बशर अल असद को यह डाउट था कि हो सकता है कि यह विद्रोह सीरिया तक पहुंचे, इसलिए वो इस विद्रोह की होने वाली आग को बड़ी तेजी से पकड़ने का प्रयास कर रहा था। यानी कि उस तरफ से अगर कोई मूवमेंट होता है तो उसको तेजी के साथ कुचला जाए, वहां से अगर कोई हवा सीरिया के अंदर ऐसी कोई जो मूवमेंट की लहर आती है तो उसको बहुत सख्ती के साथ निपटा जाए। अगर कोई व्यक्ति सोशल मीडिया के थ्रू या अन्य किसी पे इस तरीके का सरकार विरोधी प्रदर्शन कर रहा है तो उसको बेहद सख्ती के साथ निपटिए, ऐसा सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद सोचते थे। इन दिनों यहां इजिप्ट, लीबिया, सब ट्यूनीसिया थे और इन सभी शासकों को जनता के विद्रोह के सामने झुकना पड़ा। ये सबको देश छोड़ के भागना पड़ा या गद्दी छोड़नी पड़ी। तो एक तरीके से आप कहिए कि लोकतंत्रवादी ताकतों की जो जीत हुई लीबिया, इजिप्ट के अंदर और बाकी जो ट्यूनीसिया वगैरह जो कंट्री थे उनमें तानाशाही को उखाड़ के फेंक दिया। अब सीरिया एक मात्र देश बचा था जिसमें तानाशाही पूर्ण शासन था। अब सीरिया इस लहर से बच तो गया, सीरिया में ऐसी लहर थी जो जिस लहर से सीरिया बच तो गया, अपने आप को ताकत के दम पर बशर अल असद बचाने में सफल तो रहे, लेकिन कहानी और फिर उसके बाद शुरू होती है 2010-11 के आसपास, जब एक जगह नीचे है यहां दारा, ये बिल्कुल सीरियन मैप आप देखिएगा, सीरियन मैप में बिल्कुल नीचे एक जगह है, ठीक है। जब ये प्रदर्शन वहां चल ही रहे थे तब ये बच्चा था 14 साल में है जिसकी उम्र थी माविया। ये बच्चा, इसके साथ और इसके स्कूल के बच्चे थे, तो 13, 14, 15 बच्चों का ग्रुप था। इन्होंने एक दीवार के ऊपर अपने स्कूल या अपने जो मस्जिद, जो मेन जगह होती है जहां कम्युनिटी लोगों की इकट्ठा होती है, वहां बशर अल असद की सरकार के विरुद्ध, उनके विरुद्ध लिखा कि जो जिस तरीके से तानाशाहों को वहां से खदेड़ा जा रहा है, एक डॉक्टर की भी बारी आएगी। डॉक्टर यानी कि बशर अल असद, क्योंकि वो यूके से पढ़ के डॉक्टर आए थे। 14 साल का बच्चा था। काफी सीरियन फोर्सेज ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया कि ये किसने लिखा है, काफी नाराज थे वो लोग, लगता है विद्रोह फूटने वाला है। तो इन बच्चों के साथ साथ 13-14 बच्चों को और फाइनली गिरफ्तार कर लिया गया। जब इन 14 बच्चों को गिरफ्तार कर लिया गया तो गिरफ्तारी के बाद इन बच्चों को काफी ज्यादा टॉर्चर किया गया,
इन्हीं बच्चों के सपोर्ट में जब इनके पेरेंट्स गए तो उनको ये बोल दिया गया कि और बच्चे पैदा कर लीजिए, इनको आप भूल जाइए। ठीक है, अशब्द उनको कहे गए। वो सारी चीजें धीरे धीरे करके सीरियन जो लोग थे उन तक पहुंच रही थी, मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू। और इन 13-14 बच्चों को फाइनली सीरियन गवर्नमेंट को या सीरियन जो पुलिस थी उनको छोड़ने का निर्णय लेना पड़ा। दबाव इतना बढ़ गया, प्रदर्शन इतने बढ़ गए कि इनको छोड़ने का निर्णय लेना पड़ा। लेकिन छोड़ने का निर्णय इतना ज्यादा भारी पड़ गया कि 14 बच्चों की जो स्थिति थी, इनके नाखून उखाड़ लिए गए थे, इनको गर्म रॉड से जो है वो टॉर्चर किया गया था। 13-14 साल के बच्चों को इतना भयंकर टॉर्चर दिया गया, उसको देखकर लोगों के और ज्यादा रोंगटे खड़े हो गए। और उसके बाद एक बड़ा विद्रोह शुरू हो गया सीरिया में कि ये तो तानाशाही है पूरी तरीके से। जो लड़ाई कहीं ना कहीं एक बच्चों के लिए शुरू हुई थी, इन बच्चों को छोड़ने के लिए शुरू हुई थी, उनको पनिशमेंट न देने के लिए शुरू हुई थी, वो धीरे धीरे एक लोकतंत्र समर्थित प्रदर्शन या फिर कहें तो बशर अल असद की जो तानाशाही थी, उस तानाशाही के विरुद्ध ये प्रदर्शन शुरू हो गए। ठीक है, और युद्ध की शुरुआत को यहीं से माना जाता है कि 2011 से ये आंदोलन शुरू हुए और फिर ये आंदोलन धीरे धीरे करके तेज होने लगे। जब आंदोलन तेज हुए तो सेना ने भी यहां मोर्चा संभाला, सीरियन आर्मी ने जम के बॉम्बिंग यहां की, टैंकों से लोगों को उड़ाया, गोलियों से लोगों को उड़ाया। तो सीरियन आर्मी के ही एक ग्रुप ने यह कहा कि यह गलत हो रहा है, हम अपने लोगों को ही अपनी सेना के थ्रू मार रहे हैं, यह गलत हो रहा है। तो उन लोगों ने ही अपनी सेना के अंदर विद्रोह कर दिया गया और एक फ्री सीरियन आर्मी करके एक संगठन उन्होंने अलग से बना लिया। अब ये देखिए कि अब तक ये लड़ाई सरकार तानाशाहों के बीच में और विद्रोहियों के बीच में चल रही थी, लेकिन जैसे ही लोगों को मरता देखा तो अब इसमें सुन्नी समुदाय के जो कम्युनिटीज थी या सुन्नी समुदाय के जो लोग थे वो भी इसमें शामिल होने लगे। उनको लग रहा था कि एक शिया बहुल, मतलब एक शिया समुदाय के लोग जो है, यानी कि बशर अल असद जो शिया समुदाय से थे, वो लोग हमारे सुन्नी समुदाय के लोगों को मार रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से कहिए तो इस लड़ाई में एक नया मोड़ आया और ये लड़ाई धीरे धीरे चेंज हो गई शिया और सुन्नियों में। शिया और सुन्नियों में ये लड़ाई शुरू हो गई तो देखिए ईरान, रूस, तुर्की, ये सारी कंट्रीज जहां इंटरेस्ट लेने लगे। अब इन कंट्रियों की कहानी देखिए मैं आपको बताऊं तो ईरान जो है आपका ये शिया बहुल देश है, रूस ईरान का समर्थन करता है, तुर्की आपका सुन्नी बहुल देश है, यूएसए इसका समर्थन करता है, यूएसए और नाटो आप पूरा मान लीजिए, यूरोपियन यूनियन। ठीक है, ईरान के साथ आपका एक कंट्री है, एक लेबनान आप कह लीजिए, लेबनान में एक बड़ा संगठन हिजबुल्लाह। ठीक है, ये संगठन आपके सारे संगठन हैं जो कि शिया बहुल देश हैं, जो कि बशर अल असद की सरकार को इस बात पर समर्थन दे रहे थे कि वो सरकार एक शिया मुस्लिम के द्वारा चलाई जा रही। और ये लोग एक डेमोक्रेटिक पार्टी को, डेमोक्रेटिक फ्रंट को समर्थन में लाना चाहते थे कि लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना। उन दिनों 2011 के अंदर एक संगठन ISI, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक, यह संगठन इराक के अंदर चल रहा था और अमेरिका भी इस संगठन के खिलाफ लड़ रहा था। जब यह संगठन सुन्नी समुदाय का संगठन था, इसमें जो लोग थे वो सुन्नी समुदाय के थे। अब इन लोगों को लगा कि भाई अपने संगठन का विस्तार का सीरिया एक अच्छा ग्राउंड है, हम सीरिया में हम सुन्नी समुदाय के लोगों की सिंपैथी है उनको हासिल करके एक तरीके से कहिएगा आपको अपने संगठन को हम और बड़ा कर सकते हैं, या फिर कहें तो सुन्नी समुदाय के जो लोग हैं उनको और अपने संगठन के अंदर इकट्ठा कर सकते हैं। और इसी कड़ी में इन्होंने अपना नाम चेंज कर लिया और नाम क्या लिखा, ISI की जगह इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, ISIS, जिसकी लड़ाई आपने खूब सुनी होगी। ISIS इन्होंने अपना नाम कर लिया, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। ये वो संगठन है जो इराक के अंदर तो आप देखिए कि अमेरिका के विरुद्ध लड़ रहा है और सीरिया में एक तरीके से कहिए सरकार के विरुद्ध, यानी कि एक तरीके से कहिए कि अमेरिका ने पाला ही है, यहां लड़ रहा है। हालांकि आपस में कोई कोऑर्डिनेशन इनमें नहीं था, ऐसा नहीं है कि अमेरिका इसको सीरिया में समर्थन दे रहा हो और इराक में इसके अगेंस्ट लड़ रहा हो, नहीं। इस युद्ध की सबसे दिलचस्प जो कहानी है आपको लगेगी वो यही है। देखिए
ये जो मैप आप देख रहे हैं पूरे विश्व का, इसमें जो तुर्की का जो इलाका है, जो तुर्की और सीरिया का तुर्की और सीरिया का जो इलाका है, इस इलाके में एक जनजाति रहती थी, कुर्द। तुर्की में भी ये लोग रहते थे, सीरिया में भी ये लोग रहते थे। ठीक है, कुर्द लोग क्या चाहते थे, अपने लिए अलग से एक देश चाहते थे, कुर्दिस्तान करके, या कोई भी कुर्द लड़ाकों का एक देश बन जाए। तो इन लोगों को जो है वो अमेरिका ने सीरिया के विरुद्ध भड़काया, इन लोगों को मजबूत करने का प्रयास किया कि तुम लोग, सही मौका है, आप सीरिया बशर अल असद की सरकार के विरुद्ध विद्रोह कर दो। लेकिन यही अमेरिका का एक समर्थित देश तुर्की था। तुर्की को डर लग रहा था कि ऐसा नहीं हो कि सीरिया के विरुद्ध करें और फिर मजबूत हो जाए, हमारे विरुद्ध भी कर दें, क्योंकि इनकी जो डिमांड थी वो बड़े स्तर पर यह थी कि तुर्की के भी कुछ क्षेत्रों को कुर्द के अंदर शामिल किया जाए। ये आपका इसका तरीका था। दूसरा बाकी फ्रंट लड़ ही रहे थे। अलकायदा करके एक संगठन है, वो भी उसमें शामिल हो गया था। ठीक है, अलकायदा करके एक संगठन था, वो भी उसमें शामिल हो गया था। एक संगठन आपका डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ सीरिया, डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ सीरिया को सीधा समर्थन दे रहा था आपका अमेरिका। ठीक है, डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ सीरिया को सीधा समर्थन दे रहा था आपका अमेरिका। और एक संगठन आपका था हयात तहरीर अस्साम, ये एचटीएस के चीफ को हाल ही में ऐसा माना जा रहा है कि रसिया ने मार गिराया। एचटीएस को जो है समर्थन दे रहा था तुर्की। यानी कि यहां कई समूह बशर अल असद की सरकार के विरुद्ध लड़ रहे हैं, लेकिन इन समूहों में आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं। तुर्की कुर्द और डेमोक्रेटिक फ्रंट, ये दो अमेरिकन संगठन है, अमेरिका के सपोर्ट से लड़ रहे हैं। एचटीएस तुर्की के सपोर्ट से लड़ रहा है, लेकिन आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। इन्होंने अलग अलग शहरों पर अपने अपने हिसाब से कब्जा कर रखा है, जिसमें सबसे ज्यादा कब्जा सीरियन आर्मी है, बशर अल असद की सरकार के पास है, अभी थोड़ा सा कम हो गया है। उसके अलावा एचटीएस है, डेमोक्रेटिक फ्रंट है, फ्री सीरियन आर्मी है और कुर्द लड़ाके। तो इन लोगों के पास ये पूरा संगठन इस तरीके से लड़ रहा है। और अपोजिट में कौन लड़ रहा है? अपोजिट में वही है, ईरान है, रूस है, हिजबुल्लाह के लड़ाके हैं और आपका सीरियन आर्मी। ये संगठन जो अगेंस्ट इसके लड़ रहे हैं, मैक्सिमम संगठन एक सुन्नी समुदाय से रिप्रेजेंट करते हैं और ये संगठन ही इसके विरुद्ध लड़ रहे हैं। हालांकि 2011 में एक सीज फायर हो गया था तुर्की और रसिया के बीच में कि अब इस लड़ाई को थोड़ा शांत किया जाएगा, उसके बाद ये सब लोग रुक गए थे। लेकिन अब वापस से लड़ाई शुरू हो गई है, क्योंकि आपको पता होगा कि रूस ऑलरेडी 2 साल से वॉर में है। लेबनान के अंदर वॉर जो चल रहा है, हिजबुल्लाह और ईरान दोनों ऑलरेडी वॉर के अंदर हैं, 2-2.5 साल से ज्यादा समय हो गया। तो इस तरीके से दोनों ताकतें जो सीरियन सपोर्ट की थी, तीनों ताकतें वो कमजोर पड़ गई हैं। अब इन लोगों को लगता है एक बेहतर मौका है। दूसरा, ये अमेरिका के लिए भी एक अच्छा मौका है कि वो रूस और ईरान को कहीं दूसरी जगह और जाके एंगेज कर दे। यही अमेरिकन पॉलिसीज का एक हिस्सा है कि वो अपनी जमीन पर वॉर न लड़के दूसरे की जमीन पर जो है वो युद्ध लड़े। तो इस तरीके से ये युद्ध जो है वो वापस से अब शुरू हो गया है। बशर अल सरकार को हटाना यहां से इन लोगों का मकसद है। ठीक है, रूस इसको समर्थन इसलिए देता है कि अपोजिट में अमेरिका उन लोगों को समर्थन दे रहा है। एक प्रमुख शहर था जिस पर अलेप्पो सीरिया का काफी प्रमुख शहर है और इस पर 2016 में कब्जा हो गया था। हालांकि 2016 से पहले विद्रोहियों का, लेकिन वापस 2016 में रूस ने इसको कब्जा लिया था और फिर वापस सीरियन जो गवर्नमेंट है उसको दे दिया था। अभी ऐसा सुनने में आ रहा है कि इस पर वापस से जो है वो विद्रोहियों का, एचटीएस का कब्जा हो गया है। अब देखिए, इजराइल जो बॉम्बिंग कर रहा है ये ऑब्वियसली सीरियन गवर्नमेंट के विरुद्ध कर रहा है, सीरियन आर्मी के विरुद्ध, अमेरिका के समर्थन में। ठीक है, यानी कि सीरियन आर्मी के जो ठिकाने हैं उन पर ये अटैक कर रहा है, क्योंकि ये इसका कन्फ्लिक्ट जो है इजराइल के साथ भी चलता रहता है, क्योंकि ईरान का समर्थक है, इसलिए इजराइल यहां इंटरेस्टेड है। तुर्की अपने हितों की लड़ाई लड़ रहा है। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि तुर्की के अंदर ब्लास्ट हो गया था किसी फैक्ट्री के अंदर, तो वो इन्होंने कुर्द लड़ाकों ने ही कराया था, ऐसा ये मार रहे थे। तो ये सब लड़ाई अब धीरे धीरे करके बड़ी तेजी के साथ अरब में फैलती चली जा रही है।
तो ये थी कहानी सीरिया के वॉर की। आखिर सीरिया का वॉर किस तरीके से बटा हुआ है और किस तरीके से सीरिया का वॉर इतना लंबा चल रहा है। आज की वीडियो में बस इतना ही।